24 अप्रैल 1973 को चाइना के अंदर एक लड़की जिसका नाम जूलिंग था उसका जन्म होता है। बचपन से ही ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। इसको म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसे ही इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, जिसके बाद ये वहाँ के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी चिंगुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। वहीं पर ये अपनी पढ़ाई आगे की कंप्लीट करने वाली थी और इसी दौरान जो जूलिंग के क्लासमेट्स थे उन्होंने बताया कि जो ये लड़की है इसको जो चाइना का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये बहुत अच्छी तरीके से उसे बजाया भी करती। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और 24 नवंबर 1994 के दिन जो ये जूलिंग थी इसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई। इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, साथ में इसकी भूख भी मिट चुकी थी। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानती और अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस जारी रखती है। ये अपने टीचर्स को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। लेकिन जब इसके टीचर्स को इसके बारे में पता चला कि इसके पेट में दर्द है, उन्होंने इसे रेस्ट करने के लिए कहा। लेकिन फिर भी ये घर पर चली जाती है और डॉक्टर के पास नहीं जाती। यहाँ पर सबसे अजीब बात यही है कि ये डॉक्टर के पास नहीं गई। और हालांकि देखा जाए तो आज के टाइम पे अगर हमारे भी पेट में दर्द हो जाता है तो हम भी इस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, चाहे वो दर्द कितने ही दिन क्यों ना रह जाए। बस हम यही सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही जो ये जूलिंग थी इसने भी किया। ये भी इस चीज को इग्नोर कर देती है और अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस में लगी रहती है, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही जूलिंग की यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्सर्ट होना था। उस म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर जूलिंग ने अपना नाम भी लिखवाया था कि वो भी वहां पर परफॉर्मेंस करेगी और इसी चीज की ये तैयारी कर रही थी। फिर तारीख आती है 11 दिसंबर। इस दिन इनके यूनिवर्सिटी में वो कॉन्सर्ट था। अब जो ये जूलिंग थी ये भी यहाँ पर पहुँचती है और अपनी परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस के दौरान ये अपना वही इंस्ट्रूमेंट बजाती है और जब सभी लोग इसकी तरफ देख रहे थे उन्हें पता लग रहा था कि ये बीमार लग रही है, क्योंकि उसकी आंखों को देखने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। उसने पूरे कॉन्सर्ट में अपनी आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे, साथ में उसका दिल भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। फिर भी वो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो सीधा ही घर पर चली जाती है रेस्ट करने के लिए। और इसी दौरान जब उसने घर पर अपने आईने में अपनी शक्ल को देखा वो एकदम से डर चुकी थी, क्योंकि उसके सर के बाल झड़ने लगे थे। उसके बहुत सारे बालों के गुच्छे उतर रहे थे, वो गंजी होने लगी थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर गई और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। इसलिए जूलिंग को 23 दिसंबर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां पर डॉक्टर भी इसकी हालत को देखकर एकदम से दंग रह गए थे कि ऐसी बच्ची का एकदम से बाल झड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को अपने हाथों में लिया, उसका इलाज किया। काफी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा और फिर 23 जनवरी 1995 तक उसके शरीर में बहुत ज्यादा सुधार हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। छुट्टी के बाद वो अपने घर आ चुकी थी और ये ठीक होना उसके लिए ज्यादा दिन का नहीं था, क्योंकि मार्च में वो फिर से ऐसे ही बीमार पड़ गई। अब की बार वो पहले से भी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल सहन ना करने वाला दर्द था और साथ में उसे चक्कर भी आ रहे थे। और वहां पर जो प्रोफेसर थे चैन झैंग, जिन्होंने बताया कि इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे सहन नहीं हो रहा, ये किसी चीज को छू नहीं पाती और अगर कोई इसको छुए तब भी इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके पैरों का जो दर्द था वो सरक कर, यानी कि इसके पैरों से दर्द होता हुआ अब पीछे कमर के सारे हिस्से में हो चुका था। और इसी वजह से 9 मार्च को जूलिंग को पैकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज में लाया गया। और यहाँ पर डॉक्टरों ने जब जूलिंग की हालत देखी वो देखते ही समझ गए थे कि जो इसके शरीर में बीमारी के सिम्टम्स हैं वो थैलियम पॉइजन के हैं, यानी कि एक जहर के, क्योंकि इसका शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इसको कहीं पर भी छुए तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, साथ में इसके बाल झड़ रहे थे और इसकी उंगलियां बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। इसके नाखूनों में भी सफ़ेद कलर की लाइन आ चुकी थी, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि ये लंबे समय से थीलियम पॉइजन के संपर्क में थी। इसके बाद डॉक्टरों ने इसे प्रोफेसर जैंग एक्सोलिन के पास भेजा, जो कि थैलियम और आर्सेनिक पॉइजन की पुष्टि करने वाले थे। वही इसके बारे में बताने वाले थे कि इसके शरीर में थैलियम पॉइजन है या फिर आर्सेनिक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये थैलियम पॉइजन है ये बिल्कुल हमारी दुनिया में ही मौजूद है। ये एक
धातु का बना होता है। ये बिल्कुल टेस्टलेस है, साथ में इसमें से कोई गंध भी नहीं आती, कोई बदबू इसके अंदर से नहीं आती, जिसकी वजह से इसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तो और ये पास्ट में हमारे जहर के रूप में इसको काम में लिया जाया करता। जब इसको कोई खा लेता है, ये मतलब किसी के शरीर में चला जाता है, तब इसके शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आनी शुरू हो जाती है। और स्टार्टिंग के लक्षण तो यही है कि पहले पेट में दर्द हो जाता है, सर दुखने लगता है, दस्त वगैरह लग जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब शरीर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, शरीर में कंपकपी होती है, दौरे आने लगते हैं और शरीर अधरंग लग जाता है, यानी कि लकवा मार जाता है शरीर। और ये सिर्फ हवा के द्वारा हमारे शरीर में जा सकता है। साथ में अगर हमें कोई खाने के लिए दे, हमारे मुंह के रास्ते भी ये शरीर के अंदर जा सकता है। और हमारी त्वचा पर ये गिर जाए तो उससे भी ये हमारे शरीर में जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रसायन है। इसके बाद अगर जल्दी से इसका इलाज ना हो तो जो पीड़ित है वो कोमा में भी जा सकता है। कोमा में जाने के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जूलिंग के साथ भी, क्योंकि 20 मार्च को जूलिंग भी अब कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान लगा दी उसको बचाने के लिए। वो हर एक कोशिश कर रहे थे जिससे उसको बचाया जाए। और इसी के अंदर एक थेरेपी मौजूद थी प्लाज्मा एक्सचेंजर की, जो कि 7 भागों में की गई और उसको ठीक करने का ट्राई किया गया। और ये बीमारी तो इसको थी ही, साथ में इसे हेपेटाइटिस सी हो गया। और ये भी कुछ नहीं, साथ में इसके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसे वेंटिलेटर पर रखा गया। जूलिंग की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए एक उसका साथी सामने आता है जिसने इंटरनेट का सहारा लिया और 11 अप्रैल 1995 को उसने यूसेट ग्रुप में SOS मैसेजेस किए। उसने उस मैसेज के अंदर जूलिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा था कि उसके शरीर में ये सिम्टम्स है और उसकी मदद के लिए उसने मैसेज में डाल रखा था। उस टाइम पर बहुत कम लोग इंटरनेट यूज किया करते, जो डॉक्टर्स थे वो भी बहुत कम ही इन चीजों को यूज किया करते। लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में डॉक्टरों का रिस्पॉन्स आया। जो थैलियम पॉइजन के एक्सपर्ट थे उन्होंने भी अपनी राय को साझा किया। लेकिन जो पैकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि हमारे पास इस चीज का टेस्ट करने का कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, हम थैलियम पॉइजन का टेस्ट कर ही नहीं सकते, हमारे पास बस आर्सेनिक पॉइजन का ही टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद जो जूलिंग के माता पिता थे उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद जूलिंग के माता पिता को ये बात पता चली कि जो बीजिंग इंस्टीट्यूट है उसके एक प्रोफेसर है जिनका नाम चैन जुंग है और वो इस थैलियम पॉइजन के एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद 28 अप्रैल को जूलिंग के पिता ने एक डॉक्टर की सहायता से अपनी बेटी का सैंपल लिया और उसी प्रोफेसर के पास उन्होंने गुप्त तरीके से भेज दिया। जब उसके रिजल्ट आए वो देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि जो जूलिंग थी उसके यूरेन में, खून में, उसकी रीढ़ की हड्डी में, बालों में, नाखूनों में, पूरे के पूरे शरीर में थैलियम बुरी तरीके से जा चुका था। और ये नॉर्मल नहीं था, बल्कि नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा मात्रा में इसके शरीर में थैलियम पहुंच चुका था। और फिर बाद में उस प्रोफेसर ने यह भी बताया कि इसको थैलियम ये जहर दिया गया है, बल्कि इसका जब टेस्ट किया गया बालों का तब पता चला कि इसको बड़ी मात्रा में ये जहर नहीं दिया गया, बल्कि इसको थोड़ी थोड़ी करके ये जहर हर रोज दी जाया करती जब तक ये बीमार नहीं हो गई। जब ये बीमार हो गई उसके बाद इसे बड़ी मात्रा में ये जहर एकदम से दिया गया है। इसका मतलब कि जिसने भी इसको ये जहर दिया है वो इसके साथ ही रहा करता। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसको जहर देने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। और ये बात पता चलते ही जूलिंग के माता पिता सीधे ही चुएंग यूनिवर्सिटी में भागे। उन्होंने जाकर वहां के डिप्टी हेड से बातचीत की, तभी उन्होंने भी इस चीज को गंभीरता से लेने का शायद नाटक ही किया। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया, लेकिन इस जांच को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद 28 अप्रैल और 7 मई के बीच में जो जूलिंग थी उसके सम्मान के साथ, यानी कि जो उसका रूम था हॉस्टल के अंदर, उसके सम्मान के साथ तोड़फोड़ की गई और वहां पर उसका जो सामान्य सामान था, जो नॉर्मली सामान डेली यूज का, उसको चोरी कर लिया गया। जैसे कि उसकी आंखों के लेंस, उसकी लिपस्टिक, उसका शावर जेल, यहाँ तक कि उसका पानी पीने वाला कप भी वहां से चुरा लिया गया था। और ये चोरी तब हुई जब इसके सामान को जांच करने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ले जाया जा रहा था, वहां पर इसको रखा गया था। उस टाइम पर इस सामान को चोरी कर लिया गया और इस सामान को बल्कि एक बार नहीं 2 बार ही चुराया गया। और
इसके बाद पुलिस वालों को अब सीधा शक इसकी रूममेट पर हो रहा था। उसका नाम सुनवे था, क्योंकि सुनवे ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो थैलियम पॉइजन तक पहुंच सकती थी, क्योंकि उसको ही इस चीज का इंचार्ज बनाया गया था केमिस्ट्री लैब के अंदर। वही इस थैलियम पॉइजन तक जा सकती थी, इसलिए पुलिस का पहला शक इस सुनवे पे ही जाता है। उसके पास बहुत सारे मौके थे जो उसको वो जहर दे सकती है, क्योंकि वो क्लास में भी एक साथ रहते थे, रूम में भी एक साथ, और तो और इन्होंने इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर भी एक साथ पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों एक ही ग्रुप में थे। लोगों का ऐसा मानना है कि जूलिंग और सुनवे पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे जो सुनवे है वो इससे जलने लगी थी, और इसका मुख्य कारण ये था कि ये दोनों एक बार इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन सुनवे इस चीज में हार गई थी, जिसके बाद वो शायद जूलिंग से जलने लगी थी और उसी ने इसको जहर दिया है। जिसके बाद पुलिस वाले अब सुनवे से पूछताछ करते हैं। उससे 8 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसके माता पिता को बुलाया गया और उसको छोड़ दिया गया। उसके माता पिता उसे वापस ले गए। सुनवे ने यही कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने उसको थैलियम जहर नहीं दिया। और 2006 तक आते आते अब ये अफवाह फैलने लगी थी कि जो ये सुनवे है इसने ही जूलिंग को जहर दिया था। और जब इससे पूछताछ की गई उस टाइम पर जो इसका परिवार है, यानी कि सुनवे के परिवार के राजनीतिक संबंध थे, जिसकी वजह से इसको छोड़ दिया गया। और ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि आगे चलकर इस चीज का खुलासा भी होता है, क्योंकि इसके चचेरे भाई के अच्छी तरीके से राजनीति में संबंध थे, जो कि वहां के मेयर थे, उसके साथ भी इनकी उठ बैठ थी, वहां के राष्ट्रपति के साथ भी इनकी उठ बैठ थी, यानी कि इनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड था। और लोगों का इसीलिए ये मानना है कि जो इसका परिवार है उनकी इतनी तगड़ी बैकग्राउंड है, उन्होंने ही इस केस को यहीं पर रोक दिया। वो इस चीज की आगे जांच नहीं होने दे रहे, वो सुनवे के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होने देंगे। इसके बाद एक व्यक्ति और सामने निकल कर आता है, जिसने बताया कि सुनवे के बेड के नीचे से जो जूलिंग का कप गायब हुआ था वो उसके बेड के नीचे से एक बॉक्स के अंदर मिला। और ये बताने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, ये जूलिंग का ही क्लासमेट था, जो कि काफी समय से इस केस के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वो हर एक चीज को बारीकी से परख रहा था और इसी ने इस बारे में बताया था। लेकिन जो ये सबूत था, इस चीज को पुलिस वाले कभी भी पब्लिक में नहीं लेकर आए और इसीलिए इस मामले को जल्द ही खत्म कर दिया गया। ना तो कोई ठोस सबूत था, ना ही कोई आरोप लगाने वाला। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो जूलिंग थी उसको मेडिकल केयर भी नहीं मिली, जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यूनियन मेडिकल कॉलेज वाले जो थैलियम पॉइजन का एंटीडोट था पॉन बिलीव, उसको देने में हिचकिचा रहे थे। साथ में उन्होंने इस चीज का इलाज भी नहीं किया। बाद में उन्होंने बताया कि हमारे पास ये पॉन बिलीव मौजूद ही नहीं है। और मेडिकल जांच में देरी होने की वजह से इसकी यानी कि जूलिंग की हालत खराब होती जा रही थी और इसके बिल्स, जो मेडिकल के बिल्स थे, वो आसमान छूने लगे थे। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी थी उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो इसके बिल नहीं देगी। और इसी वजह से कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो ये यूनिवर्सिटी है इसने भी इस चीज में बाधा डाली है, यानी कि उन्होंने भी इस केस को सॉल्व नहीं होने दिया, उन्होंने भी सुनवे को बचाने की कोशिश की है। और इसके बाद बहुत सारे इसके समर्थक व्लॉगर्स सामने आते हैं, जो कि जूलिंग के साथ आकर खड़े हुए, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो सुनवे थी वो अब नाम बदलकर विदेश भाग गई थी। फिर मई 2013 में व्हाइट हाउस वेबसाइट पर एक याचिका दायर की गई, जिसमें सुनवे की जांच करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो उस समय अमेरिका में रहा करती। लेकिन जुलाई 2015 में व्हाइट हाउस ने ये कहकर इस याचिका को रद्द कर दिया कि जो जूलिंग के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम किसी दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को ऐसे तंग नहीं कर सकते, हमारी कानून प्रणाली में ये चीज हमें आदेश नहीं देती। और फिर एक याचिका और सामने आती है, जिसमें ये कहा गया था कि जो सुनवे है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है और वहीं पर अब वो नाम बदलकर, यानी कि उसका नाम जैस्मिन हो गया और वो वहीं पर रह रही है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और ना ही कोई गवाह था, जिसकी वजह से ये केस ऐसे ही लटक रहा है। हालांकि लोगों को विश्वास है कि जो सुनवे थी उसने ही जूलिंग को जहर दिया था, लेकिन ठोस सबूत उनके पास नहीं है। पुलिस वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस केस को एक हॉन्टेड
मिस्ट्री की तरह छोड़ दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर ये पढ़ा करती, यानी कि जूलिंग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। शायद वो अपनी रेपुटेशन को लेकर डर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जूलिंग के केस को रोकने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से इनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो। और लोगों का यही मानना है कि सुनवे ने ही ऐसा कांड किया है, क्योंकि पुलिस वाले भी उसे पकड़ नहीं पाए। उससे जब पूछताछ की गई उसी टाइम पर उन पर दबाव बना दिया गया और उसको छुड़वा दिया गया। जब वो 8 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकली, वो नाम बदलकर सीधे ही विदेश भाग गई, उसको वहीं पर रोका नहीं गया। इसलिए लोगों का मानना है कि मेन सस्पेक्ट वही है, उसने ही इसको जहर दिया होगा। और फिर ऐसे ही 22 दिसंबर 2023 को जूलिंग अपने दर्द से जूझते जूझते अपनी सांसें छोड़ देती है, यानी कि उसकी दुखद मौत हो गई। और जूलिंग की मौत के बाद ये केस फिर से सुर्खियों में आया है। लोग इसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो बेचारी लड़की इतने सालों तक इतने दर्द में मरी, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसको फिर भी इतना ज्यादा दर्द देकर उसको इतनी गंदी मौत दी गई। लेकिन पुलिस वाले भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुनवे विदेश में भाग चुकी थी, वो दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आई। और आगे चलकर क्या पता वो वापस आए, या फिर इस केस में आगे जो कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगा। आप लोग इस केस के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।